Hello everyone, welcome back once again in the 19th lecture series of grammar section on the YouTube channel of Drishti Tutorial Private Limited. आप सभी का स्वागत, आप सभी का अभिनंदन। स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आपको सेट 1 मैंने दिया और चूंकि मैंने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको पढ़ा दिया हूं, तो आज मैं आपको प्रोनाउन का एक सेट दे रहा हूं, ये असाइनमेंट के तौर पे, चूंकि आपने प्रोनाउन पढ़ा भी है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, ताकि आप उस क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद वो रूल को आप मेमोराइज कर सके, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस का सीरीज लेकर के आया हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहली क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फाइंड द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, है ना, कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें से आपको एरर ढूंढना है। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर और फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट हिम एंड आई गो टू मुंबई टुगेदर फॉर अ वीक। लेट हिम एंड आई गो टू मुंबई टुगेदर फॉर अ वीक। एक्चुअली आपको इतना बात मैंने पहले बताया था, लेट या एनी प्रेपोजिशन के बाद लेट और किसी भी प्रेपोजिशन के बाद आप ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन रखते हैं। ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन को प्रेफर करते हैं आप। तो इस तरह से अगर आप इस क्वेश्चन में एरर ढूंढेंगे तो लेट हिम एंड आई के जगह पे लेट आपको करना पड़ेगा लेट हिम एंड मी। इट मींस पार्ट ए में आई को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे? मी से। पार्ट ए में गलती है इसकी। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। ये नंबर क्लियर हो गया, रूल से सारा कनेक्टेड है। द नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लाइंग ऑन दिस रोड इज मोर देन वन ऑन द मेन रोड। कह रहा है द नंबर ऑफ व्हीकल्स, मतलब जितनी गाड़ियां इस रोड पे दौड़ रही है, चल रही हैं, आर मोर देन ऑन द मेन रोड। तो मेन रोड पे गाड़ियों की कंपैरिजन गाड़ियों से होगी, है ना। तो द नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लाइंग ऑन द रोड इज मोर देन आपने रखा, क्योंकि द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होती है, वर्ब सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने पढ़ाया ये बात, तो इज वहां तो तक तो ठीक था। बट अगर आप ये कह रहे हैं कि जो गाड़ियां दौड़ रही हैं किस पे, मेन रोड पे, तो द नंबर ऑफ व्हीकल्स फ्लाइंग ऑन द रोड इज मोर देन दैट ऑफ आइदर दोज ऑफ। तो व्हीकल्स है ना, तो व्हीकल्स के अकॉर्डिंग आपको दोज ऑफ करना पड़ेगा देन दोज ऑफ। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट सी में देन के बाद आपको प्लेस करना पड़ेगा दोज ऑफ। दोज ऑफ ऑन दी रोड, बाद में ऑन दी रोड तो लिखा हुआ ऑन दी मेन रोड, ये आपके क्वेश्चंस में लिखा हुआ है। बात समझ में आ रहा है? तो ये दोज ऑफ इसलिए प्रयोग किए, आपको बताया था मैंने कि अगर किसी नाउन का रिपीटेशन हो तो उस नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए ही प्रोनाउन लाते हैं, और अगर सिंगुलर नाउन की रिपीटेशन हो तो बाद में उसी नाउन के बदले दैट ऑफ आती है, और अगर प्लूरल नाउन की रिपीटेशन हो तो उस नाउन के बदले दोज ऑफ का प्लेसमेंट होता है। क्लियर है? जैसे क्वेश्चन से बताया था, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ अमेरिका। फिर द क्लाइमेट 2 बार प्लेसमेंट हो चुका था। लास्ट वाले यानी सेकंड वाले द क्लाइमेट को चेंज हम लोगों ने किया और द दैट ऑफ का प्रयोग किया था, दैट ऑफ अमेरिका, आइदर अमेरिकास। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट सी में देन दोज ऑफ करेंगे, दोज ऑफ ऑन द रोड, मेन रोड, तब ये सेंटेंस करेक्ट होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3, आवर्स इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट कैन बोस्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना। आवर्स कंट्री होनी चाहिए, आवर कंट्री लिख दिया है, सॉरी आवर इज द कंट्री। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, मैंने समझाया था अगर आवर का यूज करते हैं तो इसके जस्ट बाद एक नाउन आएगा, बट आपके क्वेश्चन में आवर का यूज किया है लेकिन इसके जस्ट बाद इज यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया। तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया मतलब आपको चाहिए क्या? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट एडजेक्टिव कैसे बन जाएगा? इस प्लेस पे आपको क्या करना चाहिए था? आवर के बदले आपको आवर्स यूज करना चाहिए था। और आपको मैंने बताया भी था कि पॉजेसिव प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट का काम भी करता है।
आई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसको बड़ा ही सिंपल वे में समझाने का प्रयास किया है। एक बार और समझ लेते हैं। मैंने आपको ये बता रखा है कि हम आवर का एक्चुअली यूज करते हैं ना, तो ये एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। बट अगर आप आवर्स करते हैं तो इसके जस्ट बाद आपने हेल्पिंग वर्ब रखना है, मतलब ये सब्जेक्ट का काम कर गया। और सब्जेक्ट का काम कौन कर सकता है? या तो नाउन कर सकता है या तो प्रोनाउन कर सकता है, और आवर्स है भी है प्रोनाउन। तो आवर हटा करके आपको आवर्स का यूज करना चाहिए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है, राहुल सेज वन मस्ट नॉट रिवील देयर प्लानिंग ऑफ करियर टू ऑल। राहुल सेज वन मस्ट नॉट, सब्जेक्ट के रूप में वन का प्रयोग हुआ है, वन के जस्ट बाद आपने लगाया है मस्ट। वन मस्ट नॉट, है ना? अगर आप इस वन के बाद मस्ट का प्रयोग कर रहे हैं, यानी ये मस्ट तो हेल्पिंग वर्ब है और उसके पहले सब्जेक्ट चाहिए, तो वन सब्जेक्ट के रूप में काम किया। इसी के अकॉर्डिंग आगे फॉलो करेंगे। रिवील देयर प्लानिंग लिखा हुआ है पार्ट सी में, देयर प्लानिंग के जगह पे वन के अकॉर्डिंग वंस का यूज करेंगे ना, वन के अकॉर्डिंग वंस का यूज करेंगे, देयर नहीं आएगा किसी भी सेक्शन में। क्लियर है? वंस प्लानिंग। तो पार्ट सी में एरर था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। द कमिटी वर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन रिगार्डिंग दिस इशू। द कमिटी वर डिवाइडेड, ये मैंने आपको बहुत ही क्लियर बता रखा है कि द कमिटी का जो यूज किया है, द कमिटी शब्द जब आप यूज कर रहे हैं तो इसमें एक चीज देखनी काफी आवश्यक होती है कि जो कमिटी वर्ड है वो कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन का यूज आप किस ढंग से करते हैं? सिंगुलरली भी करते हैं एंड प्लूरली भी करते हैं। क्लियर है? ये आप देख पा रहे होंगे कि प्लूरली, तो कब सिंगुलरली कब होता है? जब ये यूनिटी में होता है। क्लियर है? और प्लूरल कब होता है? जब ये डिसयूनिटी में होता है। तो सिंपल सा बात है कि जब आप सेक्शंस को यूज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि डिवीजन का सेंस है, तो डिवीजन का सेंस है, तो डिवीजन के सेंस में तो हम प्लूरली यूज करेंगे ना। इस तरह से द कमिटी वर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन नहीं होगा। पार्ट बी में, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी में इट्स के जगह पे आपको देयर का यूज करना पड़ेगा, तब ये सेंटेंस करेक्ट होगा। नहीं तो आप, चूंकि कलेक्टिव नाउन न्यूट्रल जेंडर ट्रीट होती है, बट आप इसको सिंगुलरली तब यूज करेंगे जब ये यूनिटी का सेंस देगा, विदाउट डिवीजन का सेंस देगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, when the mother saw the child in the courtyard he was laughing। when the mother saw the child in the courtyard he was laughing। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का मीनिंग समझने का प्रयास करिए। जब माँ ने बच्चे को देखी कोर्ट यार्ड में, चलिए बच्चा हंस रहा था, यही मीनिंग है। द चाइल्ड वॉज लाफिंग, यहां पे पार्ट डी में ना, पार्ट डी में अगर देखे तो ही वॉज लाफिंग लिखा हुआ है, यानी ही वहां पे अनावश्यक प्रयोग हो गया है, ही हटाना पड़ेगा। वॉज लाफिंग का जो सेंटेंस है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 में जो ही वॉज लाफिंग रखा है ना, ये ही वहां पे अनावश्यक है। आप सेंटेंस का मीनिंग पढ़कर देखें। व्हेन द मदर सॉ द चाइल्ड इन द कोर्टयार्ड वॉज लाफिंग, है ना, जो चाइल्ड उस कोर्टयार्ड में था वही हंस रहा था ना, तो ही लाने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखेंगे, जब किसी सब्जेक्ट, किसी वर्ड की जरूरत नहीं होती और उसका प्लेसमेंट कर दिया जाता है, तो वो इंग्लिश के दृष्टिकोण से वो रिडंडेंट कहलाता है या फिर सुपरफ्लस कहलाता है। हिंदी मीनिंग उसकी होती है अनावश्यक। जिन शब्द की यूज नहीं है, अगर वो शब्द का भी प्रयोग कर दिया तो फिर आप यहां पे उस टर्म को हटा देंगे। दूसरी बात, यहां द चाइल्ड का प्रयोग है, और अगर आप यूज कर सकते हैं तो ये कर सकते, चूंकि आप यूज कर रहे हैं चाइल्ड, चाइल्ड बोलने से ये बात क्लियर पता नहीं चल रहा है कि वो जो चाइल्ड है वो मेल है या फीमेल है,
ये भी बात क्लियर नहीं हो रही है। तो याद रखेंगे, जब किसी का जेंडर वेरिफिकेशन क्लियर ना हो, when you are not able to verify the gender by saying a single line, either a single word, you need to consider that term neuter gender. कैसा जेंडर? न्यूटर जेंडर। और जब आप इसे न्यूटर जेंडर ट्रीट करते हैं तो उसके लिए एक प्रोनाउन आपको इट का प्रयोग करना पड़ता है। इस प्रकार या तो ही को हटा दें या ही के प्लेस पे इट का प्रयोग करें, देन सेंटेंस करेक्ट होगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, नन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैज फिल्ड अप देयर डिटेल्स प्रॉपरली। नन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, आपको ये मैंने पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में बताया है कि नन ऑफ का प्रयोग हम लोग 0 आउट ऑफ मोर देन 2 करते हैं, मतलब बहुतों के साथ जब एक भी का सेंस नहीं हो तब हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। तो सिंपल सा बात है, इसके साथ तो मैंने कहा था कि सिंगुलर प्रिफरेबल है ना। आइए देख लेते हैं क्वेश्चंस को। लिखा हुआ है नन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैज फिल्ड देयर, तो नन ऑफ के बाद आपने नाउन का प्रयोग किया है। नन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स की बात कर रहा है। जब पार्टिसिपेंट्स का बात कर रहा है तो नाउन तो प्लूरल होगा, है ना। जब नाउन प्लूरल होगा, ऐसे स्थिति में नाउन के साथ अकॉर्डिंग वर्ब लेंगे, बट आप समझिए नन का यूज है और नन बहुतों में से एक भी नहीं का सेंस देता है। तो देयर वहां पे अगर आप देखेंगे पार्ट सी में, पार्ट बी पार्ट सी में अगर आप देखेंगे तो फिल्ड अप देयर लिखा हुआ है, तो आप कर लीजिए फिल्ड अप हिज, तब ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर टर्म का यूज करेंगे, है ना। आइए, बीइंग अ वेरी हॉट डे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। बीइंग अ वेरी हॉट डे आई रिमेन इंडोर्स, बहुत ही स्क्रॉचिंग हीट, गर्मी होने के कारण मैं घर पे ही रहा, घर से बाहर निकला ही नहीं। बीइंग अ वेरी हॉट डे, सेंस समझ में आ रहा होगा। बीइंग अ वेरी हॉट डे, मैंने आपको बहुत बार ये चीजें समझाया है कि अगर बीइंग का सेंस ऐसे यूज हो जाए, बीइंग अ वेरी हॉट डे I remained indoors, ठीक है। Being a very hot day, I remained indoors। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि मैं बाहर नहीं जा सका, काफी स्क्रॉचिंग हीट होने के कारण। तो कोई बंदा, अगर आप इस आई को इस जगह पे रखते हैं तो होगा आई बीइंग अ वेरी हॉट डे, मतलब मैं ही उतनी गर्मी का दिन और मैं ही बाहर ना जा सका। ये सेंटेंस की मीनिंग ऑड आ रही है। तो याद रहे, चूंकि ये एक सब्जेक्ट का प्लेसमेंट आपको रखना ही पड़ेगा, तो इसके साथ एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लेते हैं, दैट इज द इट, और अब सेंटेंस करेक्ट होगा इट बीइंग अ वेरी हॉट डे, है ना। अगर आप रखते हैं बीइंग वेरी बिजी, सिंपल सा बात है, बीइंग वेरी बिजी he could not go outside, he could not go outside। सिंपल सा बात समझेंगे कि वह बंदा ही बिजी था इसलिए वो बाहर ना जा सका। अगर इस जगह पे आप ही रखते ना, तब ये मीनिंग होगा कि वह बंदा वही बिजी होने के कारण बाहर ना जा सका। तो अगर मीनिंग ही रखने के बाद, यानी बाद का सब्जेक्ट को बीइंग से पहले रखने के बाद अगर मीनिंग एक्यूरेट है तो ही रखने की जरूरत नहीं होती, ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। बट जब आप आई को इस बीइंग से पहले रखते हैं तो मीनिंग हो जाता है कि मैं ही हॉट डे हूं, यानी इस तरह का सेंस ऑड माना जाता है, और ऐसी स्थिति में आपको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लेना पड़ता है इट। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए में आप बीइंग से पहले इट लगाएंगे तो करेक्ट होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इट इज क्वाइट ऑब्वियस आई वुड नेवर डू दैट इफ आई वर हिम। तो सिंपल, मैंने बताया भी है बहुत बार कि इफ के जस्ट बाद इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस
सब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो आप अगर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को, इट इज क्वाइट ऑब्वियस, आई वुड नेवर डू दैट इफ आई वर हिम। तो हिम के जगह पे आप हिम रखे हुए हैं, ये हिम हटा करके इफ आई वर ही करना पड़ेगा, देन सेंटेंस करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9। आइए 10। नीदर ऑफ द थ्री सिस्टर, neither of the three sister ओके तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नीदर ऑफ द थ्री सिस्टर्स इज मैरिड एंड इट इज अनबियरेबल बर्डन फॉर हिम। नीदर ऑफ द थ्री सिस्टर, मैंने नीदर ऑफ का यूज बताया था, आपको याद होगा। नीदर ऑफ का यूज जो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो नीदर ऑफ कितने के लिए आता है? मैंने कहा था दो में से एक भी नहीं, बट यहां थ्री सिस्टर की बात है तो नीदर ऑफ हटा करके आप नन ऑफ यूज कर लेना, नन ऑफ, एनी ऑफ, ये यूज कर सकते हैं आप, यानी नीदर को हटाना पड़ेगा चूंकि थ्री सिस्टर्स की बात है। आइए क्वेश्चन नंबर 11, नॉर्मल सारे रूल से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 11 है सी लोथ्स एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी हु रिमाइंड्स हर ऑफ हर एक्स बॉयफ्रेंड। तो सी लोथ्स एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी, सिंपल सा बात है, आप यूज कर रहे हैं एवरीथिंग, एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी। आपको मैंने समझाया था एवरीथिंग के लिए आप अगर एवरीथिंग के लिए कोई प्रोनाउन आएगी तो विच, और एवरीबॉडी के लिए कोई प्रोनाउन आएगा तो हु। बाद में आपने रखा है हु, सेंटेंस को हु से आगे बढ़ाया है। 11 नंबर क्वेश्चन पार्ट बी में हु रिमाइंड्स लिखा हुआ है। सिंपल सा बात है, आप अगर हु रखते हैं, हु को प्रेफर कर लिए, तो फिर थिंग के लिए आपने प्रोनाउन कहां दिया, रिलेटिव प्रोनाउन कहां यूज किया। तो अब याद रखिए विच का भी आप यूज आपने नहीं किया, हु का किया, तो ये डिससेटिस्फाइड। अगर ये हु हटा करके अगर आप विच का यूज करते तो फिर एवरीबॉडी डिससेटिस्फाइड होता। ऐसी स्थिति में जब विच एंड हु लगाने में कंफ्यूजन हो और थिंग एंड व्यक्ति दोनों की बात हो, ऐसे सेंस में रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं। तो ये हु और विच जो भी था इसे हटा करके आप दैट यूज करेंगे तो सेंटेंस करेक्ट होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 11 में पार्ट सी में हु को हटा करके आप दैट का यूज कर लें तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है मनीष, प्रशांत एंड नवीन हेल्प ईच अदर एंड स्टडी टुगेदर फॉर द अपकमिंग बैंक पीओ एग्जामिनेशंस। समझते हैं कि मनीष, प्रशांत एंड नवीन, कितने लोग की बात हो रही है? 3, और आपने लगा रखा है ईच अदर। तो यहां पे इस सेंस में क्वेश्चन नंबर अगर 12 की बात करें तो ईच अदर के जगह पे आप कर लें वन अनदर। वन अनदर कितने के लिए? मोर देन टू, ये तो बताया था, इसलिए यहां दो व्यक्ति से अधिक की चर्चा भी है तो हम लोग ईच अदर को हटाएंगे और फिर वन अनदर का यूज करेंगे। यानी एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 12 का जो सेक्शन ईच अदर है पार्ट बी, उसमें से वन अनदर करें। आइए 13, आई मस्ट से दैट एवरीवन शुड रिस्पेक्ट वंस टीचर। एवरीवन का यूज है तो हिज लगाएं। मैंने बताया था अगर प्रोनाउन वन लिखा हुआ है तो वंस लगा लें, और जितने भी इंडिफिनिट प्रोनाउन हैं एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, इन सब के साथ मैस्कुलिन जेंडर मानते हुए हिज का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? चलिए, यानी क्वेश्चन नंबर 13 में वंस टीचर के जगह पे हिज टीचर करें, वंस टीचर के स्थान पे हिज टीचर का यूज करें, तब ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। यानी पार्ट सी। आइए 14, इट इज यू एंड आई। सिंपल सा बात है, इट इज यू एंड आई, इट इज यू एंड आई हु आर टू ब्लेम। सिंपल सा बात है, इट इज यू एंड आई के बाद आपने लिखा हु आर टू ब्लेम। इट प्लस हेल्पिंग वर्ब बताया था, इज वॉज के बाद सब्जेक्टिव केस, तो यू एंड आई दोनों सब्जेक्टिव केस है। और वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा? तो यू एंड आई ये दोनों प्लूरल टर्म बन गया।
क्लियर है? अब आप देख पा रहे हैं कि सेंटेंस के बाद में रखा हुआ रिलेटिव प्रोनाउन हु, तो हु से पहले कैसा सब्जेक्ट आई, और आई के अकॉर्डिंग कैसा वर्ब एम का यूज कर लेंगे। क्लियर है? इट इज यू एंड आई हु आर टू ब्लेम फॉर दिस एक्सीडेंट। आइए पार्ट बी में इसका एरर है। आइए क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरीज दैट हैज बीन narrated by me, that has been narrated। तो ये समझ में आ रहा है कि this is one of the, one of, each of, either of, neither of के बाद नाउन प्लूरल होता है, तो आपने स्टोरीज प्लूरल रखा है। और that has been one of the most interesting, most interesting कैसे डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ रिलेटिव प्रोनाउन that आता है। तो एक्चुअली आपको ये देखना है कि that से पहले लिखा हुआ है स्टोरीज, स्टोरीज दैट हैज बीन लिखा हुआ है, तो यही तो आपको चेंज करना था। दैट कौन सा प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इसके पहले जैसा एंटीसीडेंट वैसा वर्ब, यानी ये हैज हटा करके आप हैव यूज करेंगे तो सेंटेंस करेक्ट होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16, विदाउट हैविंग अ सेकंड थॉट लेट इट बी डिस्टर्ब बिटवीन यू एंड ही। तो आपको पता है क्वेश्चन नंबर 16 की अगर मैं बात करूं तो बिटवीन एक प्रेपोजिशन है, बिटवीन क्या है, एक प्रेपोजिशन है, और इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। तो बिटवीन लिखा हुआ है, बिटवीन यू एंड ही, तो आपको करना पड़ेगा बिटवीन यू एंड हिम, चूंकि यू भी ऑब्जेक्टिव केस है एंड आई भी ऑब्जेक्टिव केस है, तो अब ये सेंटेंस करेक्ट होगा। आइए क्वेश्चन नंबर यानी 16 का पार्ट सी में एरर था जो मैंने लिखा हुआ है, और आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 17, he was the man whom I thought came to see my father yesterday। he was the man whom I thought। तो देखिए एक्चुअली आप ये कह रहे हैं कि वह वही व्यक्ति है जिसको मैंने ये सोचा और वो मेरे पिताजी को देखने कल आए थे। तो he was the man whom I thought, आई तो अपना थॉट लेकर सेटिस्फाइड है। he was the man who came, एक्चुअली whom को हटा करके आपको यूज करना चाहिए who। समझिए इस बात को, आपको लग रहा है कि whom है तो आई करेक्ट है, whom के बाद सब्जेक्ट है, बट याद रखेंगे आई एक वर्ब लेकर सेटिस्फाइड है, थॉट, और इसके बाद देखें तो लिखा हुआ है कैम, तो कैम एक ऐसा वर्ब है जिसको सब्जेक्ट चाहिए, और हुम जो है वो ऑब्जेक्ट का काम करता है। इस प्लेस में हमें हु यूज करना चाहिए था, तब ये सेंटेंस करेक्ट होता। तो इस हु के अकॉर्डिंग आप फिर कैम ले सकते हैं। तो पार्ट बी में हुम को हटा करके आप हु यूज कर लें। नेक्स्ट है इट वॉज हिम, सरासर गलत है, मैंने आपको बता भी रखा है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। इट के बाद मैंने बताया था अगर इज या वॉज का कॉन्सेप्ट है, इज या वॉज का कॉन्सेप्ट है, फिर हम लोग सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लेते हैं, ये पहले से बताया हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इट वॉज हिम के जगह पे इट वॉज ही करना पड़ेगा, देन सेंटेंस करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 ये है, दिस इज द बेस्ट विच वी कैन डू फॉर यू, बट इफ यू आर एक्सपेक्टिंग मोर यू कैन लुक फॉर सम अदर ऑप्शंस, है ना, यू कैन लुक फॉर सम अदर ऑप्शंस। तो समझ में आ रहा होगा कि दिस इज द बेस्ट, और आपको इतना पता है कि बेस्ट जो है वो कौन सा डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के बाद रिलेटिव प्रोनाउन क्या लेते हैं, दैट। इस तरह से विच को रिप्लेस करेंगे, पार्ट बी में विच को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। पार्ट बी में विच के प्लेस पे दैट रखेंगे। आइए अंतिम प्रश्न इस सेशन का यानी प्रोनाउन सेक्शन का, आज टाइप 1 यानी सेट 1 की पहली अंतिम क्वेश्चंस। इट इज ओनली वन ऑफ हर नॉवेल्स दैट has been published till date, है ना। तो it is only one of her novels that has been, only one of रखा हुआ है, तो only one of के साथ भी relative pronoun
हम लोग क्या यूज करते हैं, दैट ही यूज करते। और आपका दैट हैव बीन पब्लिश्ड, एक्चुअली इट इज वन ऑफ के बाद आप देख पा रहे हो वन ऑफ हर नॉवेल्स, उनके बहुत सारे नॉवेल में से एक, और दैट के बाद आपने हैव रखा इसलिए क्योंकि दैट से पहले नॉवेल्स रखा हुआ है। इस तरह से ये सेंटेंस करेक्ट है, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। क्लियर है? इसी तरह के और सारे सीरीज को लेकर के, यानी प्रश्न कलेक्शन को लेकर के मैं अगले वीडियोस में फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।